आज हम दोबारा से बात करेंगे वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में ना, वीडियो के डिफरेंट जो वीडियो को प्रोसेस करने के लिए डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में हम दोबारा से बात करेंगे। वो आर्किटेक्चर क्या करते हैं? वो एक्शन रिकग्नाइज करते हैं। ठीक है, किसी भी वीडियो के अंदर क्या एक्शन हो रहा है उसे रिकग्नाइज करते हैं, या किसी भी वीडियो के अंदर एक एक्शन हो रहा है प्लस वो किस किस फ्रेम के अंदर हो रहा है, ठीक है, उसको रिकग्नाइज करें। दिस इज कॉल्ड टेम्पोरल स्पेशल टेम्पोरल लोकलाइजेशन। पहली बात मैंने की है एक्शन रिकग्निशन की, कि क्या पूरी एक वीडियो है उसके अंदर बताएं जी कोई एक्शन हो रहा है कि नहीं, वॉकिंग हो रही है कि नहीं, ठीक है, जॉगिंग हो रही है कि नहीं। दूसरा इसका एक और वेरिएंट है जिसकी लास्ट में भी बात की थी, एक है स्पेशल टेम्पोरल लोकलाइजेशन। इसका क्या मतलब है? एक अनट्रिम्ड वीडियो है। अनट्रिम्ड वीडियो का मतलब कुछ फ्रेम्स के अंदर कोई जस्ट बैकग्राउंड है और कुछ फ्रेम्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट कोई मूवमेंट कर रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जैसे वॉक कर रहा है। फिर ऐसे फ्रेम्स आ जाते हैं जिसके अंदर वो वॉक नहीं कर रहा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अनट्रिम्ड वीडियो ऐसी है जिसके अंदर बैकग्राउंड भी है और कोई एक्शन भी परफॉर्म हो रहा है। तो हमारे पास हम कुछ अगेन कई ऐसे आर्किटेक्चर हैं एक्शन लोकलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। एक्शन डिटेक्ट मतलब एक्शन रिकग्नाइज भी करेंगे और फिर ये भी बताएंगे कहाँ करके किन फ्रेम के अंदर वो स्पेसिफिक एक्शन हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से सिर्फ इस तरह के आर्किटेक्चर नहीं है, बल्कि इस तरह के एल्गोरिथम भी हैं, इस तरह के न्यूरल नेटवर्क भी हैं जो लोकेट भी करते हैं एग्जैक्टली, यानी कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, एक्शन डिटेक्शन वाला मामला। जस्ट लाइक जैसे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन आप करते थे कि किस फ्रेम के अंदर अगेन अनट्रिम्ड वीडियो है जिसके अंदर बैकग्राउंड इमेजेस भी हैं और वो एक्शन भी है। तो अगेन हमारा ऑब्जेक्ट एल्गोरिथम क्या करे, वो उन फ्रेम को पकड़े जहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, एट द सेम टाइम उस ऑब्जेक्ट को भी पकड़े जो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को भी लोकलाइज करे जो वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट एल्गोरिथम हैं, इंशाल्लाह उनकी आज हम दोबारा से बात करेंगे। अच्छा, लास्टली मैंने कुछ आपको एल्गोरिथम, जिससे मैं चाहूँगा मैं थोड़ा सा दोबारा से रिकैप करूँ उन चीज़ों को, और आज इंशाल्लाह हम कुछ एडिशनल एल्गोरिथम जैसे हम देखेंगे CNN और प्लस RN। लास्टली जब मैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क या LSTM की हम बात कर रहे थे तो वहाँ इसका कोई वेरिएंट हमने देखा भी था जिसको यूज़ करके हम इमेज कैप्शनिंग कर रहे थे। ठीक है, तो आज अगेन मैं दोबारा से आपको एक्शन रिकग्निशन के कॉन्टेक्स्ट में इस एल्गोरिथम को दोबारा दिखाऊंगा। फिर अगेन इसी इन दोनों मतलब नेटवर्क को, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क को, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को ना मतलब आप अलग-अलग से ना यूज़ करें, इनको इकट्ठा करके हम यूज़ करना चाहें, एक नेटवर्क बनाना चाहें, तो वो आइडिया है कन्वोल्यूशनल रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का। ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली क्या है, फीचर भी एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं और एट द सेम टाइम टेम्पोरल जो चेंजेस हैं उन्हें भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक्शन को भी देखा रहा है। तो वो कैसे काम करता है इंशाल्लाह इसकी बात करें। यानी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, CNN के अंदर बेसिकली CNN क्या करता है, फीचर एक्सेप्ट कर रहा था, तो RN क्या कर रहा है, जो टेम्पोरल जो चेंजेस हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर रहा है। फीचर एक्सट्रैक्शन यहाँ पे की, RN ने बेसिकली वो एक्शन आइडेंटिफाई करके दे दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोनों काम कि वो फीचर आइडेंटिफाई करना फीचर लेवल पे, वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जो इस वाले फ्रेम के अंदर है, और अगली बात वो कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है। वो दोनों चीज़ें जो है कन्वोल्यूशन और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो है ये वाला काम हमें एक ही नेटवर्क के अंदर देते हैं। वो कैसे करते हैं इंशाल्लाह मैं इसकी बात करूँगा। इसी तरह से स्पेशल टेम्पोरल सेल्फ अटेंशन मॉडल है, ये इससे भी बेहतर है। अभी हम देखेंगे कि इन नेटवर्क के अंदर ना ये एक मसला है, जितने भी पहले पढ़े हैं उनके अंदर ना पैरेलल कंप्यूटेशन नहीं हो सकती लेकिन जो स्पेशल टेम्पोरल सेल्फ अटेंशन मॉडल है, सेल्फ अटेंशन की बात इंशाल्लाह हम अगली क्लास के अंदर करेंगे जब हम ट्रांसफार्मर का जिक्र करेंगे। तो उसके अंदर कि ये सेल्फ अटेंशन का मैकेनिज्म हम किसी तरह से CNN के साथ जोड़ दें, 2D CNN या 3D CNN के साथ जोड़ दें, तो देन ऐसा करने से क्या है, हम पैरेलल कंप्यूटेशन जो है उसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से लास्टली हम इंशाल्लाह आज क्लास के अंदर एक और एल्गोरिथम की बात करेंगे जिसका नाम है स्लो फास्ट नेटवर्क। अच्छा, इसको अगर मैं जोड़ूँ ना इस वाले नेटवर्क के साथ, ये याद है आपको 2 स्ट्रीम नेटवर्क की हमने बात की थी लास्ट टाइम ना, क्या मतलब 2 स्ट्रीम है, एक स्ट्रीम जो है वो स्पेशल जो चेंजेस हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर रही होती है कि वो कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं इस इमेज के ऊपर ना, और दूसरी स्ट्रीम बेसिकली क्या करता है, दूसरी स्ट्रीम या दूसरा नेटवर्क क्या कर रहा है, यानी कि एक 2 स्ट्रीम नेटवर्क, इसके अंदर 2 स्ट्रीम्स हैं, 2 पैरेलल प्रोसेसिंग कर रही हैं। एक स्ट्रीम के अंदर हम ऑब्जेक्ट को लोकेट कर रहे होते हैं कि कोई कौन सा वाला ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, दूसरी जो स्ट्रीम है उसके अंदर हम मोशन को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो उसके हवाले से हमने बात की थी, लास्ट भी की थी, दोबारा से मैं इसकी वजाहत और भी करता हूँ आज। तो इसके अंदर बेसिकली 2 स्ट्रीम है। पहली स्ट्रीम के अंदर इमेज आ गया, दूसरी स्ट्रीम के अंदर हमने ऑप्टिकल फ्लो, हमने कहा नेटवर्क के अंदर हम मोशन को कैसे लेके आए। मोशन को लेके आने का क्या मतलब कि किसी तरह से 2 फ्रेम है, उनके अंदर मैं देखना चाहूँ क्या चेंज है, वो चेंज देखने के लिए, या इस तरह से हमने बात की लास्ट टाइम कि पहला फ्रेम है उसके अंदर एक पिक्सल
दूसरे इमेज के अंदर वही पिक्सल कहाँ गई, या दूसरे लफ्जों में एक इमेज के ऊपर ऑब्जेक्ट इमेज के दरमियान में है, दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर, दूसरे फ्रेम के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज के दूसरी साइड पे, राइट साइड पे मूव हो गया, तो वो जो मूव हो जाना उसका, ठीक है, मिडल से पहले फ्रेम के अंदर वो दरमियान में है, इमेज के बिल्कुल सेंटर के अंदर है, दूसरे इमेज के अंदर वो बिल्कुल राइट साइड पे मूव हो गया, ठीक है, या लेफ्ट साइड पे मूव हो गया। तो ये जो मूवमेंट है इसको हम किसी तरह से कैप्चर करें, तो ये जो मूवमेंट है कैप्चर करने के एल्गोरिथम की हम लास्ट की बात की थी, दिस इज कॉल्ड आइडिया ऑफ ऑप्टिकल फ्लो। ऑप्टिकल फ्लो के काफ़ी सारे एल्गोरिदम हैं, डीप लर्निंग बेस भी हैं और क्लासिकल एल्गोरिदम भी हैं, जैसे लुकर्स-कनाडे है, या आज की दुनिया के अंदर तो बहुत रिसेंट भी हैं, ग्लू नेट के नाम से एक नेटवर्क है जो ऑप्टिकल फ्लो फाइंड कर देता है और दो इमेज को लाइन कर देता है। और बहुत पहले हमने फ्लो नेट की बात शायद पिछले कंप्यूटर विजन के कोर्स के अंदर हमने उसका भी जिक्र किया था। एनीहो, कहने का मतलब यह है इसके अंदर आपको दो नेटवर्क, एक के अंदर हम कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, दूसरे के अंदर हम एडिशनल एक आर्किटेक्चर, एक एल्गोरिथम को कॉल करना पड़ता है। यानी कि दो स्ट्रीम हैं, दोनों ही न्यूरल नेटवर्क ही हैं, लेकिन एक न्यूरल नेटवर्क के अंदर तो ऐसा जैसे कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, उसे आप इनपुट इमेज देते हैं और कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करें। दूसरे नेटवर्क के अंदर आप उससे इनपुट जो है ऑप्टिकल फ्लो देते हैं। इसका क्या मतलब है, पहले आपने किसी एक फंक्शन को, किसी एल्गोरिथम को और कॉल किया आपने, वो एल्गोरिथम ने बेसिकली क्या किया, ऑप्टिकल फ्लो फाइंड करके दिया। वो ऑप्टिकल फ्लो जो आपने फाइंड किया वो इनपुट दिया किसको, आपने दूसरी स्ट्रीम को। ये सारी बातें क्या मैं अभी डिटेल से दोबारा से भी बताता हूँ। तो कहने का मतलब है यहाँ हमें हर सूरत टू स्ट्रीम नेटवर्क के, लास्ट ईयर में देखा इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू प्रीवियस नेटवर्क जितने भी हैं। तो लेकिन इसके अंदर कबाहत क्या है, इसके अंदर मसला ये है कि हमें एडिशनल ऑप्टिकल फ्लो फाइंड करने वाले एल्गोरिथम को यूज करने की जरूरत पड़ती है कन्वोल्यूशन नेटवर्क के अलावा भी। तो वुड बी नाइस हम इस वाले आइडिया को और इम्प्रूव कर लें। तो आइडिया है स्लो फास्ट नेटवर्क का। इसके अंदर से बेसिकली क्या कर दिया, इसने वो जो ऑप्टिकल फ्लो फाइंड करने वाली जो ब्रांच थी ना, ये एल्गोरिथम था ना, उसको रिप्लेस कर दिया। उसने इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, मैं नेटवर्क अकेला ही दो स्ट्रीम का नेटवर्क दूंगा, एक पे स्लो मूवमेंट होगी, फ्रेम स्लो यानी कि थोड़े फ्रेम में दूंगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं स्पेशल जो चेंजेस हैं वो आइडेंटिफाई करूंगा, और दूसरा मेरा फास्ट नेटवर्क होगा जिसके अंदर काफ़ी सारे फ्रेम जो है एट वंस मैं उन्हें प्रोसेस करूंगा, उसके अंदर मैं चेंज को या मोशन को आइडेंटिफाई करूंगा। ये आर्किटेक्चर कैसे है इंशाल्लाह मैं इसकी बात करूंगा, ठीक है। तो ये है सारा कुछ जो आज हमने डिस्कस करना है। तो दोबारा से मैं चाहूँगा मैं थोड़ा सा रिकैप करूँ पुरानी चीज़ों को, वैसे तो काफ़ी कर दी है लेकिन फिर भी जस्ट ये कि देखें ये वाला ये हमने बात की थी वीडियो इमेज के साथ कैसे फ्रेम है, फ़र्क है कि जो इमेज के अंदर है हमारा एक टेंसर होता है ना, वो 3D टेंसर होता है। अगर पाईटार्च के टेंसर की कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, 3D टेंसर है जिसके अंदर बेसिकली चैनल की इन्फॉर्मेशन है, हाइट एंड विड्थ की इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगर मैं वीडियो की बात करूँ तो वहाँ पे हमारा 4 डायमेंशनल टेंसर होता है जिसके अंदर हाइट एंड विड्थ और नंबर ऑफ चैनल की बात तो है ही है, एडिशनल एक और बात भी है, वो क्या है, नंबर ऑफ फ्रेम्स की, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ फ्रेम इज बेसिकली अ वीडियो। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली जो टेंसर है, जो वो n डायमेंशनल अरे जो है जिसके अंदर वीडियो होगी ना, वो बेसिकली 4 डायमेंशनल टेंसर है, ठीक है। इसको हम प्रोसेस करेंगे और हम करेंगे क्या, बेसिकली हमारे पास इनपुट एक वीडियो होगी, हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की तरह ही के मामला करेंगे। क्या मतलब, एक वीडियो है, मतलब एक नेटवर्क है, उसे आप मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की तरह के यहाँ पे मल्टी क्लास एक्शन रिकग्निशन वाला मामला आप करेंगे, ठीक है। मल्टीपल एक्शन जो उन्हें रिकग्नाइज करेंगे, एंड पे सॉफ्टमैक्स लेयर ही होगी। जैसे हम क्या रिकग्नाइज कर रहे हैं आर्किटेक्चर, वो क्या उसे इनपुट देंगे वीडियो, वो रिकग्नाइज करेगा क्या इसके अंदर स्विमिंग हो रही है, रनिंग हो रही है, जंपिंग हो रही है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हम उसी तरह से जिस तरह से क्लासिफिकेशन कर रहे थे, अब हम एक्शन रिकग्निशन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उसी तरह का मामला यहाँ पे आप देखेंगे। अच्छा, दोबारा से अगेन यहाँ पे फ़र्क आपको शो किया है, ये देखें यहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज के कॉन्टेक्स्ट में हम ऑब्जेक्ट को रिकग्नाइज कर रहे थे, वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में हम एक्शन को रिकग्नाइज कर, यहाँ हम वर्ब को आइडेंटिफाई कर रहे थे, यहाँ पे नोन को जो है आइडेंटिफाई रिकग्नाइज कर रहे थे, यहाँ पे हम वर्ब को जो है वो रिकग्नाइज कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको शो किया। अच्छा, इसकी काफ़ी सारी वेरिएशन की हमने बात की थी एक्शन रिकग्निशन के कॉन्टेक्स्ट में, इनपुट डाटा के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी सारी वेरिएंट आपको नजर आएंगे। जैसे एक इमेज के ऊपर मल्टीपल जो इंस्टेंस हैं उन्हें आपने उनको आपने रिकग्नाइज करना है, ठीक है। जैसे मल्टीपल पर्सन है वो साइकिलिंग कर रहे हैं तो आपने रिकग्नाइज करना है। और इसी तरह से मल्टीपल एक्शन भी हैं जिन्हें आप रिकग्नाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक शख्स जो है वो क्लैपिंग कर रहा है, दूसरा शख्स जो है हाथ को वेव कर रहा है, तो अगेन आपका नेटवर्क इज अनेबल एनफ कि वो दोनों एक्शन को रिकग्नाइज करे। इसी तरह से मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा। अच्छा, इस तरह से हमने देखा ट्रिम और अनट्रिम वीडियो क्या है। जैसे ये एग्जांपल क्या है,
ये कौन सी एग्जांपल है? अनट्रिम वीडियो की, जिसके अंदर बैकग्राउंड इमेजेस भी हैं और एक्चुअली एक्शन वाले इमेजेस भी हमारे पास हैं। ठीक है, तो ये इमेज आप ये वीडियो आप इनपुट दें किसको? किसी एल्गोरिथम को, और वो अगर ये करता है टेम्परल एक्शन लोकलाइज, क्या मतलब? हमारे पास काफी सारे एल्गोरिथम हैं, यानी कि एक्शन रिकग्निशन एल्गोरिथम जैसे एक्शन को आइडेंटिफाई करे। मैं एक ट्रिम्ड वीडियो दूं तो उसे एक्शन आइडेंटिफाई करे। मैं एल्गोरिथम को ऐसा भी कर सकता हूं, अनट्रिम्ड वीडियो दूं तो उसे मैं कहूं भाई जहां पे जिन फ्रेम के अंदर एक्शन हो रहा है ना उसे आइडेंटिफाई करो। दिस आइडिया इज कॉल्ड बेसिकली टेम्परल एक्शन लोकलाइजेशन। ठीक है, कि वो फ्रेम पकड़ो जहां पे ये एक्शन हो रहा है। इसी का और एक और वेरिएंट है जिसका नाम क्या है? स्पेशल टेम्परल लोकलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड एक्शन डिटेक्शन। वो ऑब्जेक्ट एक्शन की तरह कि आपने बेसिकली हर फ्रेम के ऊपर एक्शन आइडेंटिफाई करना है और वो कहाँ करके हो रहा है उस जगह को लोकलाइज कर दें, उसके इर्द गिर्द बाउंड्री बॉक्स में ड्रा कर दें। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से ना सिर्फ ये वाली बात, इससे भी अगली बात, वो जो इमेज के साथ आप करते हैं, जो कुछ इमेज के साथ करते हैं, इमेज के साथ हमने सेगमेंटेशन की बात की। अगेन आप कुछ चाह रहे हैं यहाँ पे इस इमेज के ऊपर कुछ इंस्टेंस है, मैं उन्हें सेगमेंट करना चाह रहा हूँ, तो अगेन आप बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ सम आर्किटेक्चर जो कि क्या करें? इंस्टेंस सेगमेंटेशन। बिल्कुल उसी तरह का ये आइडिया है, लेकिन जस्ट हम क्या करेंगे बेसिकली इस तरह से ऑब्जेक्ट को सेगमेंट भी करें। कैसे करेंगे? फ्रेम लेवल पे जाकर। अभी मैं इंशाल्लाह कुछ आर्किटेक्चर आपको शो भी करता हूँ। लास्टली मैंने आपको एक एग्जांपल भी शो की थी क्लास के अंदर, वो मैंने आपको दिखाया ही था कि एक शॉपिंग मॉल के अंदर कैसे एक बंदा जो है वो थेफ्ट वो जो है वो आइटम को ना पिक कर रहा है। ठीक है, स्टील कर रहा है, तो वो हमने देखा था। उसके अंदर बेसिकली उस ऑब्जेक्ट को पूरे को, उस पर्सन को भी हमने बेसिकली सेगमेंट कर दिया, एट द सेम टाइम जो आइटम वो उठा रहा था उसे भी हमने बेसिकली एग्जैक्टली सेगमेंट कर दिया था। ठीक है, बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ इंस्टेंस सेगमेंटेशन। अच्छा, इस हवाले से काफ़ी सारे डाटा सेट अवेलेबल हैं, इनका जिक्र पहले भी हमने एक दो दफ़ा किया है, जैसे 101 के नाम से बेतहाशा एक्शन रिकग्निशन के लिए ये डाटा सेट है। इसी तरह से एक्शन डिटेक्शन के लिए ये वाला एक डाटा सेट है। ठीक है, 101 क्लासेज हैं, यहाँ पे 24 क्लासेज मजीद ऐसी हैं जिनको उन्होंने बेसिकली लोकलाइज भी कर दिया हुआ है, हर फ्रेम के लेवल पे यहाँ कौन सा एक्शन हो रहा है। और इसी तरह से वीडियो इंस्टेंस सेगमेंटेशन के लिए भी ये डाटा सेट अवेलेबल है जिसका नाम YouTube VIS है, 2029 के अंदर है, ये उसके आथर है। अगर आप इन डाटा सेट को यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब दोबारा से हमने लास्टली कुछ और बातें भी की थी, जैसे जो हमारी रॉ वीडियो जो है ना, जनरली उसके अंदर जो हर फ्रेम है उसका साइज़ बड़ा होता है, और एट द सेम टाइम नंबर ऑफ फ्रेम्स जनरली जो हमारे कैमरास कैप्चर करते हैं वो 30 फ्रेम पर सेकंड करते हैं। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम देखा कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें काफ़ी सारे कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, हमें प्रोसेसर के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा पावर चाहिए, इस तरह से मेमोरी के कॉन्टेक्स्ट में हमें ज़्यादा स्टोरेज चाहिए। तो वुड बी नाइस कि हम इस वाले आइडिया को किसी तरह से रिफाइन करें कि ट्रेनिंग के लिए हम सारे की सारी फ्रेम्स को कैप्चर ना करें। देखें ना, इस वाले फ्रेम के और इस वाले फ्रेम के अंदर कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, हाँ यहाँ पे और यहाँ पे वाला ज़्यादा चेंजेस हैं। तो वुड बी नाइस आप स्किप कर दें कुछ फ्रेम्स को, आप ये 30 फ्रेम पर सेकंड ना लें बल्कि 5 फ्रेम पर सेकंड जो है उन्हें ले लें, और फिर उन फ्रेम्स को एज अ इनपुट दें किसको? ऐसे नेटवर्क को जो एक्शन को रिकग्नाइज करता है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे आपको दिखाया, ये वाला हिस्सा समझें, ये वाला वो क्लिप है जिसके अंदर बंदा जो है वो जॉगिंग कर रहा है। ठीक है, और यहाँ वाला वो वाला फ्रेम्स है, सेट ऑफ फ्रेम्स है जिसके अंदर वो जंपिंग कर रहा है। ठीक है, तो अगेन हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं, मल्टी क्लास रिकग्निशन करना चाह रहे हैं, एक्शन रिकग्नाइज करना चाह रहे हैं, तो आप इस आर्किटेक्चर को इस तरह की वीडियो जो है वो एज अ इनपुट देंगे। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, नंबर ऑफ फ्रेम्स कम है। जैसे नंबर ऑफ फ्रेम्स कम है, जैसे हमने कहा जी 60 जस्ट चैनल जो है हमारे पास चैनल्स हैं या फ्रेम्स हैं जिनमें एज इनपुट दे रहे हैं, उनकी रेजोल्यूशन भी देखिए काफ़ी छोटी करके हमने। ठीक है, तो ये जनरली हम ऐसी इमेजेस यूज़ करते हैं जिनके स्पेशल डायमेंशन छोटी है और थोड़े हैं। ठीक है, ऐसे क्लिप्स हम यूज़ करते हैं ट्रेनिंग के दौरान, और इसी तरह से टेस्टिंग के दौरान भी हम क्या करेंगे, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से आपकी एक स्ट्रीम थी, तो आपने क्या किया ट्रेनिंग के दौरान, आपने पहले कुछ फ्रेम्स को क्लिप जो है वो क्रॉप किया, उसे नेटवर्क को एज अ इनपुट दिया, फिर उसके बाद और उसके कॉरस्पॉन्डिंग नेटवर्क ने कुछ प्रेडिक्शन कर दी, उसने कहा यहाँ पे जंपिंग हो रही है। अगले फिर फ्रेम्स को आपने कुछ सेट ऑफ फ्रेम्स को आपने इनपुट दिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग नेटवर्क ने प्रेडिक्ट किया यहाँ पे भी अगर मैंने कहा यहाँ जंपिंग हो रही है, दोबारा से यहाँ पे जंपिंग हो रही है फॉर एग्जांपल, फिर इनपुट दिया उसके कॉरस्पॉन्डिंग, उसने फिर कह दिया जहाँ पे जंपिंग हो रही है, फिर अगला फ्रेम दे दिया, फिर अगला क्लिप दिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कहा यहाँ पे रनिंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल 5 इंस्टेंस आपने दिए डिफरेंट क्लिप्स के, और 5 में से 4 के कॉरस्पॉन्डिंग ने कहा जंपिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे जंपिंग ही हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से नेटवर्क जो है बेसिकली बेहतर तरीका से रिकग्नाइज कर रहा होता है।
अच्छा, तरीकाकार ये होता है ट्रेनिंग और टेस्टिंग का। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग पहला जो आर्किटेक्चर की बात लास्ट में हमने की थी वो कौन सा आर्किटेक्चर है? सिंपल वही कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो आपने 2D इमेजेस के लिए आपने यूज़ किया, बिल्कुल उसी को आपने यूज़ करना है। ये एज अ इनपुट देना आपने, जैसे आप किसी भी कन्वोल्यूशन नेटवर्क को, ये समझ लें रेजोनेट है, ठीक है, VG16 19 कोई नेटवर्क है, उसको इमेज आपने इनपुट के तौर पे दिया और उसको कॉरस्पॉन्डिंग उसने क्या प्रेडिक्ट किया, यहाँ पे रनिंग है, सही है ना। इसको ट्रेन है अपने, इसको जैसे कन्वोल्यूशन नेटवर्क को आप ट्रेन करते हैं, क्या मतलब यहाँ पे मल्टीपल जो है सॉफ्टमैक्स लगा होगा, जितनी क्लासेज हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन इनपुट क्या देंगे, एक फ्रेम। इसी नेटवर्क को दोबारा से आप फिर एक फ्रेम देंगे, यानी कि कहने का मतलब है बार बार इसी नेटवर्क को आप मल्टीपल फ्रेम जो है एज आ इनपुट देते जाएंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो प्रेडिक्शन कर रहा होगा, सही है। और एट द टाइम मतलब ये आपका पूरी वीडियो क्लिप थी, उसे आपने एक एक फ्रेम करके इस नेटवर्क को दिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसने प्रेडिक्शन की, जैसे आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो इस बुनियाद पे आपने इसकी ट्रेनिंग की और इसी तरह से आपने टेस्टिंग की, सही है। और लोगों ने क्या देखा, इंपॉर्टेंट बात क्या है, उन्होंने कहा जी इस नेटवर्क की ना, और अच्छा दोबारा से वही एवरेजिंग वाला मामला उसी तरह से, क्या मतलब एवरेज द प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी एट द टेस्ट टाइम, ठीक है, उसी तरह से करने की। अच्छा, लोगों ने इंपॉर्टेंट बात पता क्या देखी, उन्होंने कहा ये नेटवर्क ना असल में बेस केस है, ये बेस आर्किटेक्चर, इसे ज़रूर यूज़ करें किसी भी एक्शन रिकग्निशन के लिए ना। इस वाले आप शुरू कहाँ से हो, किस वाले मॉडल को सबसे पहले ट्राई करें, 2D कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क को ट्राई करें, और उसके रिजल्ट आपको देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ। लोगों ने देखा इसके जो रिजल्ट्स है ना, एज कम्पेयर टू एडवांस आर्किटेक्चर जो जस्ट वीडियो के लिए थे, उसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो इसके काफ़ी मुनासिब रिजल्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसका फिर इस कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा एक आर्किटेक्चर, उन्होंने कहा जी ऐसा करते हैं हम इस नेटवर्क को ना, मतलब हम एंड पे जो भी आउटपुट आती हैं, मतलब मैंने पहला अब फ्रेम दिया, देखें पहला इनपुट दिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या है, फीचर मैप है ना, ये मेरे पास फीचर मैप्स आए, क्या मतलब इस तरह से करके देखिए, ये मैं इनपुट दे रहा हूँ 4D टेंसर, मेरे पास आउटपुट भी बेसिकली क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखिए यहाँ पे एक वॉल्यूम आएगा, इस जगह पे ये वॉल्यूम प्रेडिक्ट हुआ, इस जगह पे भी यही वॉल्यूम, इस जगह पे भी यही वॉल्यूम, कितने हैं बेसिकली टोटल 3, ठीक है, 3 मेरे पास वॉल्यूम है 3 डायमेंशनल। अब बेसिकली क्या करें आप, यानी कि पूरी वीडियो कॉरस्पॉन्डिंग हर फ्रेम के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास ये वॉल्यूम प्रेडिक्ट हो रहा है। अब फिर मैंने क्या कर दिया, एट द एंड जब ये क्लिप, ये सारे फ्रेम्स मैंने प्रोसेस कर लिए, ठीक है, ये 5 के 5 फ्रेम या 6 के 6 फ्रेम, उसका कॉरस्पॉन्डिंग मैंने क्या कर दिया, इन्हें फ्लैटन कर दिया, यानी कि आर्किटेक्चर के अंदर हम उसी 2D आर्किटेक्चर को मॉडिफाई कर रहे हैं। अच्छा, फ्लैटन करने के बाद जैसे पहले हम कर रहे होते थे जी, अगर आपने एंड पे फुल्ली कनेक्टेड लेयर लगानी है ना, तो कन्वोल्यूशन नेटवर्क का जो भी वॉल्यूम आउटपुट आ रहा है उससे पहले क्या करते, फ्लैटन करते, बिल्कुल फ्लैटन वैसे ही किया। उसके बाद मल्टीपल फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स ऐड कर लें, ठीक है, मल्टीपल लेयर परसेप्टर, वही फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स मल्टीपल ऐड कर दें, और एंड पे आप सॉफ्ट मैक्स को लगा दें, वो आपको क्लास प्रेडिक्ट कर दे। तो इस वाले आर्किटेक्चर को आप यूज़ करें फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। और लोगों ने देखा जो पहले आर्किटेक्चर यूज़ किया ना, उससे ये रिलेटिवली बेहतर है। इस आर्किटेक्चर नाम दिया बेसिकली क्या, लेट फ्यूजन का। क्या मतलब, हर एक की आउटपुट जो भी आ रही है, जो भी आउटपुट आ रही है, उससे एट द एंड फ्लैटन करके बाद इसे फ्यूज कर दें, इकट्ठा कर दें किसी तरह से, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद ये आइडिया लोगों ने यूज़ किया, उन्होंने कहा जी गेट द हाई लेवल अपीयरेंस ऑफ ईच फ्रेम एंड कंबाइन। यहाँ पे हाई लेवल जो अपीयरेंस है ना फ्रेम की, कि इसके अंदर हाई लेवल अपीयरेंस से मुराद क्या, कि इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ठीक है, इस वाली चीज़ को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद इसे फ्यूज़ किया और फिर कुछ स्कोर जो है वो प्रेडिक्ट किया। अच्छा, इसके बाद लोगों ने देखा ये, अच्छा इसका भी एक और वेरिएंट भी था, उन्होंने कहा जी ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो फीचर थे ना इनका वॉल्यूम साइज काफ़ी बड़ा था, वुड बी नाइस इसके ऊपर हम क्या करें, इसके पूलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू साइज एंड हाइट, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद, यानी कि वो अप्लाई करने के बाद फिर फ्लैटन करें और फिर फुली कनेक्टेड लेयर जो है ना उन्हें एज आ इनपुट दें, और उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर को अप्लाई करें, फिर क्लासिफिकेशन करें। दिस इज सेकंड वेरिएंट, और इसके वगैरह रिस्पॉन्डिंग लोगों ने देखा कि उसके रिजल्ट पहले से बेहतर है। इसका फिर एक तीसरा वेरिएंट, अच्छा सॉरी, एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसके कॉन्टेक्स्ट में लोगों ने इशू ये देखा, ये जो जितने भी नेटवर्क आपको मैं दिखा रहा हूँ जिसके अंदर लेट फ्यूज कर रहे हैं, उसके अंदर देखा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो लोकल मोशन हो रही है ना, कि पहले फ्रेम के अंदर, एक फ्रेम के अंदर एक शख्स का पाँव यहाँ करके है, दूसरे के अंदर पाँव थोड़ा सा उठा हुआ है, तो ये वाली जो लोकल चेंजेस है ना, वो अगर हम एंड पे जाके देखना चाहें ना, यहाँ पे जाके फ्यूज करके देखना चाहें, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लुक दिस टाइप ऑफ चेंजेस,
इन लेटर स्टेजेस, ठीक है, नेटवर्क की डेप्थ के अंदर देखना। उन्होंने कहा वुड बी नाइस हम ये वाली चेंजेस जो है ना स्टार्ट पे ही देख लें, पहले ही कन्वोल्यूशन ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करें ना, इस वाली चेंज को हम किसी तरह से आइडेंटिफाई करें। लेकिन कन्वोल्यूशन नेटवर्क क्या कर रहा है, कन्वोल्यूशन ऑपरेशन बेसिकली क्या कर रहा है, कन्वोल्यूशन ऑपरेशन यही देख रहा होता है ना चेंज कहाँ पे करके है। फॉर एग्जांपल पहली लेयर के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो चेंज क्या मतलब कि जहाँ जहाँ एजेस है, ठीक है, यहाँ कलर चेंज हो रहा है, जैसे इसके कॉरस्पॉन्डिंग एजेस आएंगे हमारे पास, ठीक है, डिफरेंट तरह के एजेस आएंगे। तो इसी तरह से जो हमारी ये जो मैं चेंज स्पेशल डिमेंशन के अंदर देखना जो वुड बी नाइस अगर मैं इन सारे फ्रेम्स को इकट्ठा कर दूं, एक वॉल्यूम बना दूं और इस वॉल्यूम पे चेंज देखना चाहूँ। क्या मतलब, ना सिर्फ स्पेशली बल्कि टेम्पोरली भी मैं जो है कन्वोल्यूशन नेटवर्क को यूज़ करके, कन्वोल्यूशन ऑपरेशन को यूज़ करके टेम्पोरली भी मैं चेंज देखूँ। तो वो वाली चेंज जो है ना ये वाली चीज़ को पकड़ लेगी कि पहले फ्रेम के अंदर टांग यहाँ पे, दूसरे के ऊपर यहाँ पे, इसका मतलब दिस इज आल्सो अ चेंज, यानी कि एजेस फाइंड कर देना इज अ चेंज। एट द सेम टाइम एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के अंदर भी जो चेंज आ रही है, अगेन कन्वोल्यूशन ऑपरेशन उस वाली चेंज को भी पकड़ ले। तो उन्होंने कहा ये वाली चेंज पकड़ लेते हैं। तो उसके लिए मकसद के लिए उन्होंने क्या यूज़ कर लिया, उन्होंने ये वाला आइडिया यूज़ कर लिया, दिस इज कॉल्ड अर्ली फ्यूजन। क्या मतलब कि ये जो आपके पास ये इनपुट थी, ये देखें 4 डायमेंशनल टेंसर, मेरे पास ये 4 डायमेंशनल टेंसर है, इसको क्या करें, इसको क्या कर दें, इससे कॉरस्पॉन्डिंग इसको रीशेप कर दें। रीशेप करने के बाद क्या करें, 3 डायमेंशनल टेंसर बना दें। जैसे एग्जांपल ये देखें, मेरे पास फॉर एग्जांपल 5 फ्रेम्स हैं, हर फ्रेम का जो साइज है, चैनल है, वो कितने हैं, 3 है, हर एक का साइज हाइट एंड विड्थ ये है, ठीक है। तो अगर मैं इसको रीशेप करूं तो इसका क्या मतलब है, ये वाले जो चैनल और ये जो नंबर ऑफ फ्रेम्स है, इनको अगर मैं मर्ज कर लूं तो ये क्या बन जाएगा, ये देखिए इंटरेस्टिंग बात देखें, ये क्या है 15 बाय 112 बाय 112। इसका मतलब इस साइज का वॉल्यूम एज अ इनपुट आएगा। आपने जैसे देखा कन्वोल्यूशन नेटवर्क के अंदर हम क्या करते थे, अगर इस साइज का वॉल्यूम मुझे एज अ इनपुट मिल रहा है, इस साइज का वॉल्यूम मुझे एज अ इनपुट मिल रहा है, यहाँ 15 बाय 112 बाय 112, तो मुझे क्या करना है जी, शाबाश, मुझे एक फिल्टर भी, कोई एक फिल्टर, फॉर एग्जाम्पल वो एज डिटेक्ट कर रहा है, वो कलर डिटेक्ट कर रहा है, या इस वाले केस के अंदर वो मोशन डिटेक्ट कर रहा है, मल्टीपल फ्रेम्स हो, मल्टीपल फिल्टर रखेंगे ना, हर फिल्टर का अपना काम होगा, वो खुद लर्नेबल होंगे नेटवर्क ड्यूरिंग फॉरवर्ड पास, अगर एरर बहुत बड़ा आएगा बैकवर्ड पास ग्रेडियंट कंप्यूट होंगे, और उन ग्रेडियंट को यूज करके हम वेट को अपडेट करेंगे, और वेट उस डायरेक्शन के अंदर मूव होंगे जिस डायरेक्शन के अंदर ग्रेडियंट डिसेंट, यही है ना, जिस डायरेक्शन के अंदर लॉस हमारा कम होगा, यही सारा कुछ पड़ा हुआ है। तो अगेन तो यहाँ पे हर फ्रेम, मुझे ये बताएं जरा शाबाश, ये बात बतानी है आपने मुझे, यहाँ हर जो फिल्टर होगा उसकी डायमेंशन क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ फिल्टर है 3x3, वो क्या होगा जी शाबाश, 3x3 फिल्टर मैंने अप्लाई करना है, उसकी डेप्थ कितनी होगी, नहीं ये पढ़ा हुआ बहुत डिटेल से, यानी कि ये मेरे पास वॉल्यूम आ रहा है, इसकी डायमेंशन कौन सी वाली कंपैटिबल होनी चाहिए इसके साथ, 15, ठीक है, यानी कि ये पूरा वॉल्यूम पे वो ओवरले करेगा, फिर उसके बाद एक फीचर मैप जो है मैं प्रोड्यूस करके देगा, ये बात हमने की है ना। तो ये डायमेंशन कंपैटिबल होना चाहिए। तो इसके इस तरह के बेतहाशा फ्रेम्स होंगे जिसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम जनरेट करेगा, फिर उसके बाद, यानी कि कहने का मतलब ये है, फर्स्टली हम वही सारा कुछ पहले जस्ट हम रीशेप करेंगे इनपुट को, 3 डायमेंशनल टेंसर बनाएंगे, और उसके बाद कन्वेंशनल जो कन्वोल्यूशन नेटवर्क करता है, यानी कि उसके अंदर मल्टीपल कन्वोल्यूशन लेयर्स हैं, कूलिंग लेयर्स हैं, और एट द एंड जैसे फुली कनेक्टेड लेयर होती हैं, और अगर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन एंड पे सॉफ्ट मैट्रिक्स, तो वही आर्किटेक्चर हम यूज़ करेंगे जनरली, ऐसे हमने रेजोनेट हमने यूज़ किया, ठीक है। तो ये इस आर्किटेक्चर से बेसिकली उन लोगों ने देखा क्या, इससे हम उससे बेहतर लेट फ्यूजन से ना अर्ली फ्यूजन बेहतर रिजल्ट दे रही है, क्योंकि ये क्या कर रही है, ये मोशन को भी आइडेंटिफाई कर रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जस्ट एक लेयर के अंदर ही आइडेंटिफाई करती है, लेकिन लेटर ऑन क्या है, लेटर ऑन मोशन के बारे में कुछ भी नहीं इंफॉर्मेशन, लेटर ऑन जस्ट स्पेशल इंफॉर्मेशन के साथ ही वो आगे मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन फिर क्या लोगों ने निकाला, ठीक है, उसका सोल्यूशन फिर क्या है कि जनाब स्लोली आप जो है स्पेशल जो चेंजेस हैं उन्हें भी आइडेंटिफाई करें, और जो टेम्परल जो चेंजेस हैं उन्हें भी आइडेंटिफाई करें, लेकिन कैसे करके, स्लोली। तो स्लोली आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा आर्किटेक्चर यूज किया, कौन सा आर्किटेक्चर यूज किया, 3D कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, जो एट वंस स्पेशल डायमेंशन को नहीं देखता बल्कि एट द सेम टाइम टेम्परल डायमेंशन को देख रहा है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको कन्वोल्यूशन ऑपरेशन, 3D कन्वोल्यूशन ऑपरेशन कैसे इनपुट वॉल्यूम पे एक्ट करता है,
कैसे एक 4D टेंसर पे हम किस तरह से 3D कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसकी एग्जांपल मैं लास्ट ही शो की थी, तो अभी मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। तो जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने ऐसा कुछ देख लिया। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात एक दो मैं और यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ। देखें, 2D कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन के बारे में कहते हैं ये शिफ्ट इनवेरिएंट है। क्या मतलब? देखें, एक कर्नल है वो वर्टिकल एज फाइंड करता है। अगर वो इमेज के टॉप पे वर्टिकल एज फाइंड करता है ना, इसका क्या मतलब है? अगर उसे मैं कहता हूँ ना ये शिफ्ट इनवेरिएंट है, तो वो इमेज के बॉटम पे भी अगर कोई वर्टिकल एज है उसे भी आइडेंटिफाई करेगा। क्या मतलब? जहां मर्जी से मूव कर ले, जहां मर्जी से शिफ्ट कर ले, अगर इस कर्नल का काम या इस कर्नल का नाम है ये वर्टिकल एज डिटेक्ट करता है, तो जिस मर्जी पोजीशन पर रखें ये वर्टिकल एज डिटेक्ट करेगा, ठीक है। इसी तरह से जो 3D कर्नल है ना, उसे कहते हैं ये टेम्पोरल शिफ्ट इनवेरिएंट है। क्या मतलब? अगर कोई 3D कर्नल कोई एक खास तरह की चेंज जो है वो एक खास लोकेशन पे देखता है, एक खास तरह के 4D टेंसर के अंदर देखता है, किसी भी 4D टेंसर के अंदर वही चेंज वो देख सकता है, ठीक है। तो इस वजह से कहते हैं दिस इज कॉल्ड अ टेम्पोरल शिफ्ट इनवेरिएंट। स्पेशल इनवेरिएंट से मदद समझ आएगी ना, था इमेज के कॉन्टेक्स्ट में ना, जस्ट पहली लोकेशन से मैं आखिरी लोकेशन अंदर लूँ, तो टेम्पोरल लोकेशन से मराद क्या? पहले फ्रेम पे अगर आप चेंज देखना चाहें और आखिरी फ्रेम के अंदर भी देखना चाहें, अगर कोई मोशन इसे आइडेंटिफाई करने वाला कोई हमारे पास कर्नल है, तो पहले फ्रेम के अंदर कोई खास तरह की मोशन आइडेंटिफाई कर रहा है, तो आखिरी फ्रेम के अंदर भी वो आखिरी सेट ऑफ फ्रेम पे भी वैसे ही वो चेंज जो है उसे आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये टर्म जस्ट उसके कॉरस्पॉन्डिंग बोली जाती है। ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ ये अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, ये दोबारा से इस एग्जाम्पल जस्ट अ कंपेरिजन देखें। जैसे भी मैंने आपको बताया 2D कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन मैंने परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे इनपुट क्या है? 16/224/224। मेरे पास कर्नल का क्या साइज होना चाहिए? ठीक है, कोई भी साइज, फॉर एग्जाम्पल 3x3 का है, ठीक है। तो उसके अंदर डेप्थ कितनी होनी चाहिए? 16, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? 16/3/3 का कर्नल हो तो देन वो इस पर प्राइट, और आउटपुट क्या आएगी उसकी? एक चैनल। याद है ना ये बातें, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस फिल्टर को मैं इस वाली वॉल्यूम पर रखूंगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास एक चैनल जो है एज आउटपुट आएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब अगर मैं बात करता हूँ 3D कर्नल की, ठीक है, 3D कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन की, तो इसके अंदर क्या है? मेरे पास एक कर्नल है जिसकी डिमेंशन क्या है? 3 बाय फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर क्या है? 3/3/3 है। उससे मैं ओवरले करूंगा किसके ऊपर? इस 16/20/20 वॉल्यूम पे। अब यहाँ पे कंपैटिबल नहीं डिमेंशन। क्या मतलब? इसने जस्ट इसके पहले 3 जो चैनल है उनको एडवांस पकड़ना है, उस पर कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है और एक चैनल आउटपुट देना है, ठीक है। याद है बात लास्ट में हमने किया था? तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगी ना, एक वॉल्यूम ही आएगा, सही है। वॉल्यूम आएगा क्योंकि इसने पहले 3 पे पकड़ना है, फिर अगले 3 पे, एंड सो ऑन, जिस तरह से मैं स्ट्राइड रखा है, जो भी स्ट्राइड रखा है उसके मुताबिक, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये मेरा 3D कर्नल था की बात थी, ये थोड़े से फ़र्क की बात हमने कर ली। दोबारा से वही बात की, टेम्पोरल शिफ्ट इनवेरिएंट है जहाँ आपको ये बात दिखाई है। अच्छा, ये कुछ रिजल्ट देख लें, सबसे पहला सिंगल फ्रेम आर्किटेक्चर जो सबसे पहले मैंने आपको शो किया, एक इस डाटा सेट पे जिसका नाम स्पोर्ट्स 1M है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग उसने पता क्या रिजल्ट दिए? ये वाले रिजल्ट दिए। एक्यूरेसी ये आई थी एक्शन रिकग्निशन की। अर्ली फ्यूजन के कॉरस्पॉन्डिंग उन लोगों ने देखा कि क्या रिजल्ट ये आया, और फिर इसी डाटा सेट पे कॉरस्पॉन्डिंग लेट फ्यूजन में लोगों ने देखा रिजल्ट अर्ली फ्यूजन से बेहतर आए, ठीक है। और इसी तरह से जो 3D कॉन्वोल्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग लोगों ने देखा कि रिजल्ट उससे भी बेहतर है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि जो सिंगल हमें पहले 2D कॉन्वोल्यूशन करके इमेजेस यूज़ करते हैं ना, उसके रिजल्ट कोई बहुत माठे नहीं थे, ठीक है। उसके रिजल्ट भी रिलेटिवली क्लोज टू दिस वन 3DR, जो कि बड़ा कंप्यूटेशन एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू 2D कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। तो लोगों ने कहा इसे आप कोशिश करें, इसे कंसिडर ज़रूर करें एज अ फर्स्ट आर्किटेक्चर किसी भी एक्शन रिकग्निशन की एक्टिविटी के लिए। अच्छा जी, इसी तरह से अब ज़रा इसका एक और आर्किटेक्चर, 5वां आर्किटेक्चर देख लेते हैं। VGG16 का 3D कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क, यानी कि 3D वर्जन। उसके अंदर लोगों ने बेसिकली क्या किया कि जहाँ पे 3x3 कॉन्वोल्यूशन VGG16 के बारे में, ये VGG नेटवर्क के बारे में आपको बताया था, उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो सिंपल इन आर्किटेक्चर है।
कि फ़िल्टर का साइज़ सेम ही रहता है, एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है, और एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में यानी कि डेप्थ बढ़ती है, और एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में एक ख़ास रेशियो के अंदर जो उसकी जो साइज़ है वो कम होता है, यानी कि साइज़ हाफ होता जाता है और जो वॉल्यूम है वो डबल होता जाता है, ठीक है, जो पहले से बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से आपको पहले ही बताया था। उसी आर्किटेक्चर को यूज़ किया, उसकी 8 लेयर को यूज़ करके आर्किटेक्चर दिया जिसका नाम था C3D। इसके अंदर देखें पहली लेयर के अलावा यानी कि जैसे 1/2/2 के अलावा बाकी सारे जो कूलिंग लेयर थी उसके अंदर जो पैटर्न यूज़ किया गया ना वो सेम है, लेकिन 2/2/2 का। और जो कन्वर्शन ऑपरेशन के लिए जो कर्नल यूज़ किया उसका साइज भी क्या रखा 3/3/3, ठीक है। तो ये जनाब आर्किटेक्चर यूज़ किया, और उन्होंने कहा ये नेटवर्क को इस आर्किटेक्चर को ट्रेन करने के बाद उन्होंने ना इसके पैरामीटर को लोगों को शेयर कर दिया है कि आप इसे किसी भी नेटवर्क के लिए ना उसे एज इनिशियलाइजेशन के तौर पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। किसी भी नेटवर्क को अगर आपने फाइन ट्यून करना है तो ये वेट्स हमारे लिए और इसे आप यूज़ कर लें। अच्छा जी, इस आर्किटेक्चर के साथ अच्छा थोड़ी सी कंपैरिजन, जो पहले मैंने आपको आर्किटेक्चर दिखाया ना कन्वोल्यूशन नेटवर्क के, अगर मैं उसे कंपेयर करूँ C3D कन्वोल्यूशन नेटवर्क के साथ या VG ऑफ 3D कन्वोल्यूशन नेटवर्क इसके साथ कंपेयर करना, तो इसके अंदर बेसिकली कर्नल का साइज हमेशा ही 3/3 है, जबकि जो पहले 3D कन्वोल्यूशन नेटवर्क यूज़ किया उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिक्स साइज नहीं, कोई भी हो सकता है, ठीक है, 3/3, 7/7, 5/5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्प्लिट साइज 3/3/3 रखा उन्होंने। दूसरी बात, कूलिंग लेयर भी 2/2/2 की फिक्स साइज की थी एक्सेप्ट फर्स्ट लेयर। आर्किटेक्चर इसकी डेप्थ जो है पहले नेटवर्क से ज़्यादा थी। क्या मतलब डेप्थ ज़्यादा होने का मतलब क्या है, ज़्यादा कम्प्लेक्स नेटवर्क जो है फंक्शन जो है वो आप लर्न कर सकते हैं। इसके अंदर 8 लेयर्स थी जो उन्होंने यूज़ की। अच्छा, प्री ट्रेन नेटवर्क अवेलेबल है, इसे एज अ फीचर एक्सट्रैक्टर आप यूज़ कर सकते हैं। ये प्री ट्रेन आर्किटेक्चर है, इसके वेट्स या इस आर्किटेक्चर को आप लें और इससे फीचर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी वीडियो के ना, तो आप इस नेटवर्क को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ फीचर एक्सट्रैक्टर। इसी तरह से ये बहुत एफिशिएंट था, रियल टाइम पे लोगों ने एक्शन रिकग्निशन के लिए इसे यूज़ भी किया, ठीक है। ये कुछ खसूसियत है इस आर्किटेक्चर की। दोबारा से कंपैरिजन यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं। अगर मैं ये जो C3D नेटवर्क है इसे कंपेयर करूँ प्रीवियस नेटवर्क से, इसकी एफिशिएंसी क्लासिफिकेशन के लिए, एक्शन रिकग्निशन के लिए फॉर दिस डाटा सेट बेहतर है। अच्छा, लेकिन दोबारा से इसका मसला क्या था, लास्ट में भी थोड़ा सा बताया था, इसके अंदर मसला ये है कि इसका एक फॉरवर्ड पास जो होता है ना, पता है कितना टाइम लगता है या कितनी कंप्यूटेशन रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, 39 अराउंड 40 गीगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस एज विच इज़ ऑलमोस्ट ट्रिपल एज कम्पेयर टू सिंपल जो VG16 नेटवर्क था, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड पास के अंदर बेतहाशा जो कंपटीशन हो रही है, ये इसका इशू था। तो लोगों ने कहा कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है, ये 3D नेटवर्क तो बना लिया है। देखिए, जितनी मैं बातें कर रहा हूँ हर नेटवर्क के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं, ठीक है। कुछ पॉजिटिव है, अगेन एट द सेम टाइम इसका नुकसान है। इसका पॉजिटिव ये है कि यहाँ ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क है, 3D कन्वर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये एडवांस स्पेशल भी चीज़ों को देखता है और टेम्पोरली भी देखता है इन ऑर्डर टू फाइंड द रिकग्नाइज एनी एक्शंस। लेकिन इसके साथ मसला क्या आ रहा है, इसके साथ मसला ये आ रहा है कि ये कंप्यूटेशन बहुत एक्सपेंसिव है। सोल्यूशन फिर लोगों ने क्या निकाला, उन्होंने कहा जी ऐसा करें, ये मोशन आइडेंटिफाई करनी है ना, तो मोशन कॉन्टेक्स्ट में लास्ट ही मैंने आपको वीडियो एक दिखाई थी। क्या मतलब, ये जो पॉइंट्स है ना, ये डॉट्स जो हैं जस्ट मूव करें तो हमें नज़र आ जाएगा ये किस तरह की मोशन है, ठीक है। अगर यही डॉट्स इस तरह से मूव करें इसका मतलब जंपिंग हो रही है, ये डॉट्स आके ऐसे करके मूव करें इसका मतलब वॉकिंग हो रही है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो लोगों ने कहा क्या इस तरह की, देखें ना, चंद पॉइंट्स, ठीक है, चंद इंटेंसिटी वैल्यू को यूज़ करके हम मोशन की इन्फॉर्मेशन को जो है कैप्चर करते हैं, तो क्या हम न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी हम इस तरह की मोशन को जो है कैप्चर कर सकते हैं। तो उसका आइडिया था हाँ जी कर सकते हैं। तो उसके लिए लोगों ने क्या किया, ऑप्टिकल फ्लो आर्किटेक्चर और ऑप्टिकल फ्लो एल्गोरिथम को यूज़ कर दिया। जैसे मैंने कहा था लूकस फर्नांडे या फ्लो नेट या कोई भी और रिसेंट जो एल्गोरिथम है उसे हम यूज़ कर सकते हैं, जो बेसिकली क्या करे, दो फ्रेम के दरमियान जो चेंज है ना वो आइडेंटिफाई करें। देखें जैसे मैं यहाँ पे हूँ ना, बैकग्राउंड में अंदर कोई चेंज नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ, आप तस्वीर खींचे या वीडियो कैप्चर करें, पहले फ्रेम के अंदर मैं यहाँ पे, दूसरे फ्रेम के अंदर मैं यहाँ पे आया, कोई और चीज़ हुई, मास हुआ है मेरे, इसका मतलब है ये वाली एक चेंज है, ठीक है। इस चेंज को लोकेट कर आइडेंटिफाई करना, ठीक है, इस मोशन को आइडेंटिफाई करना वो कौन करता है, वो ऑप्टिकल फ्लो फाइंड करके हमें देता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल फ्लो लोगों ने कहा किसी तरह नेटवर्क के अंदर ना इमेज के साथ अगर ऑप्टिकल फ्लो को भी आप यूज़ कर लेना तो आप बेहतर तरह से एक्शन को रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए लोगों ने फिर क्या किया,
अच्छा, दोबारा से ऑप्टिकल फ्लो कैसे फाइंड करते हैं? जैसे ये देखिए ज़रा, एक शख्स ये है, यहाँ खड़ा है, उसका बाजू यहाँ पे है, वो अपने बैग से कोई चीज़ निकाल रहा है, ठीक है। तो ये देखें, यानी इन दो फ्रेम के दरमियान इस तरह की इमोशंस है। कोई भी एक पिक्चर इस रीजन के अंदर जो चेंज आई है ना, वो इन एरो से आपको नजर आ रही है। बाकी रीजन के अंदर देखें कोई चेंज नहीं है। इस छोटे से स्पॉट के अंदर मैंने आपको दिखाया, इस स्पॉट के अंदर यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। ये सारा कुछ बैकग्राउंड है। अगर पूरे इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग मैं आपको दिखाऊं तो कोई चेंज नहीं है यहाँ पे, कोई चेंज, सिर्फ इस वाले रीजन के अंदर यहाँ पे चेंज। तो ये चेंज हम कैसे फाइंड करते हैं? बाय यूजिंग आइडिया ऑप्टिकल फ्लो। हर पिक्सल के अंदर एक्स एंड वाई क्या चेंज आई है। डी एक्स हमें एक्स डायरेक्शन के अंदर चेंज बताएगा और डी वाई हमें वाई डायरेक्शन। बेसिकली ये वेक्टर है। बेसिकली किसी भी वेक्टर को हम उसका दो कंपोनेंट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से वाले कंपोनेंट? एक्स और वाई के साथ। बेसिकली ये मेरे पास क्या है? एक्स और वाई कंपोनेंट है बेसिकली, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं कितनी पिक्सल आप आगे मूव हुए। ये यही जस्ट बता रहा है कि ये वाली पिक्सल ना अपनी पिक्सल से, अगर मैं इस वाले वेक्टर को ऐसे करके शो करूँ, ये वेक्टर है ऐसे, मैं कहूँ ये अपने जहाँ पे है ना अगले फ्रेम के अंदर ये एक पिक्सल आगे चला गया, और जहाँ पे है अगले फ्रेम में एक पिक्सल आगे मूव हुआ, वर्टिकली आगे मूव हुआ, ठीक है। तो इस तरह से करके मेरे पास ये चेंज आई है। तो ये एक्स और ये वाई इंफॉर्मेशन मैं सेव कर सकता हूँ। कैसे करके? मैं दो फ्रेम बना लूँ, एक फ्रेम के अंदर जस्ट डी एक्स की इन्फॉर्मेशन सेव कर दूँ और एक फ्रेम के अंदर डी वाई की। तो यही हमने किया यहाँ पे लोगों ने बेसिकली क्या किया? ऑप्टिकल फ्लो फाइंड किया और उसे ये देखें, ये डी इस पूरे रीजन के अंदर जो डी एक्स की तरफ चेंजेस हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया, और जो डी वाई के कोरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट है उसे आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। और इनको एज अ इमेज देखें जरा, पहले हम क्या कर रहे थे? नेटवर्क को पूरा क्लिप दे रहे थे जिसके अंदर 5 फ्रेम्स हैं, आरजीबी में दे रहे थे ना। अब वो आरजीबी इमेज हमसे नेटवर्क ने इनपुट नहीं दे रहे, यानी कि दो स्ट्रीम्स हैं, एक स्पेशल स्ट्रीम है और दूसरी कौन सी है? टेम्पोरल स्ट्रीम है। ये जो टेम्पोरल स्ट्रीम है ना, इसे बेसिकली क्या दे रहे हैं? देखिए जी, मेरे पास दोबारा से इस बात को आपने बताना मुझे, मेरे पास 2 फ्रेम है। ऑप्टिकल फ्लो जो मैं फाइंड करूंगा वो मेरे पास कितने चैनल आएंगे? शाबाश, 2 चैनल, एक डी एक्स और एक डी वाई। अगर मेरे पास 3 फ्रेम्स हैं तो मेरे पास अब कितने चैनल आएंगे? नहीं, देखें जरा, ये एक फ्रेम है, ये दूसरा फ्रेम है, इनके दरमियान मैंने चेंज देखनी है, ऑप्टिकल फ्लो फाइंड करना है। क्या मतलब? डी एक्स और डी वाई, मेरे पास 2 चैनल आ गए, एक के अंदर डी एक्स की इन्फॉर्मेशन है, दूसरा डी वाई की। अब मेरे पास ये दूसरा फ्रेम और फिर तीसरा फ्रेम है। अब इन दोनों के दरमियान, 2 कंसेक्टिव फ्रेम के दरमियान में चेंज देखनी है ना। अब मेरे पास कितने आगे चैनल? 2 और आगे, ठीक है। यानी कि मेरे पास 3 फ्रेम है तो मेरे पास 4 चैनल आ गए। यही बात यहां पे लिखी हुई है, जरा ये देखिए जरा कि क्या मतलब, 2 फ्रेम के लिए एक, इसका मतलब मेरे पास 5 फ्रेम हो तो फिर क्या मेरे पास कितने टेम्परल, ये मेरे पास डीएक्स आएंगे, ये 5 है, 5 - 1 की समझ आ गई है ना कि 2 फ्रेम है तो एक आएगा ना, तो एक तो वैसे निकल जाना है। तो ये मतलब यह 2 4 × 2 विच इज इक्वल टू 8। इतने चैनल आ गए। जस्ट उसे आरजीबी चैनल की तरह उसे डील करें। कौन डील करेगा? हमारा कॉन्वोल्यूशन एल्गोरिथम। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली लोगों ने क्या किया? इन्होंने कहा अर्ली फ्यूज कर लेते हैं। ये जो भी चेंज है ना उसे अर्ली फ्यूज करें, और अर्ली फ्यूज करने के बाद जो फ्यूजन अभी आपको दिखाई है थोड़ी देर पहले कि ये जो भी चैनल है इसको, मतलब इसको ऐसे इसकी हाइट और विड्थ को ये 3D चैनल बनकर इसे एज आ इनपुट दें, इसको ये 2D नेटवर्क, और वो खुद ही आउटपुट करेगा इसका कॉरस्पॉन्डिंग। जो भी आउटपुट करे उसको उसमें सॉफ्टवेयर अप्लाई करें, और एट द सेम टाइम इस साइड पे बेसिकली क्या करना है? ये नेटवर्क समझ आ गया? टेम्परल वाला, ये ऊपर वाला कौन सा है? वही कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क जो पहले आपको सबसे पहले ही बताया। वैसे ही नेटवर्क समझे आप, जो एक फ्रेम लेता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेडिक्ट कर रहा है कौन सा एक्शन हो रहा है। कहने का मतलब ये है, वो जो क्लिप था उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप ऑप्टिकल फ्लो फाइंड करें और इसे दें, और वो जो क्लिप था उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक फ्रेम जो है यहाँ पे इनपुट दें, और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग आप आउटपुट प्रोड्यूस करें और उनको एवरेज करके, ठीक है, उसका जो भी स्कोर आए उसे एवरेज कर, ठीक है। ये आइडिया लोगों ने यूज़ किया। तो ऐसा करने से लोगों ने देखा कि रिजल्ट हमारे पास पहले नेटवर्क से भी बेहतर आ रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे कंप्यूटेशन रिसोर्सेज कम है एज कंपेयर टू 3D कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क के। अच्छा, इसके रिजल्ट भी देख लें, जैसे आपको यहाँ पे दिखा दिया है 3DCN, ये रिजल्ट आ रहे हैं इस वाले डाटा सेट पे, हर डाटा सेट पे अपनी ही एक्यूरेसी आएगी, ठीक है।
इस वाले डाटा सेट पे लोगों ने देखा, उन्होंने कहा जी अगर हम 3D साउंड कॉन्फिडेंट वर्क चलाए ना इस वाले डाटा सेट, उन्होंने देखा कि ये रिजल्ट आ रहे हैं। उन्होंने कहा जस्ट इसका स्पेशल पार्ट चलाया था, इसी नेटवर्क का जो भी मैंने आपको दिखाया है उस पर ये एक्यूरेसी मिली है। और अगर उसका सिर्फ यानी कि ये बेसिकली स्पेशल ये एब्लिशन स्टडी है लोग जो करते हैं अपनी रिसर्च के अंदर, जो कि इंशाल्लाह आप भी अपनी अपनी रिसर्च के अंदर करेंगे कि बेसिकली उन्होंने क्या किया, ये वाली स्ट्रीम यूज़ करें, देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है। इस वाली स्ट्रीम को ना लें, जस्ट दूसरे वाली स्ट्रीम को लें जिससे हम पे जस्ट हम क्या कर रहे हैं, टेम्पोरल जो इन्फॉर्मेशन है जिसके अंदर जस्ट ऑप्टिकल फ्लो फाइंड कर रहे हैं, वो वाली इसे इनपुट दें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखें एक्यूरेसी बेहतर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो मोशन की इन्फॉर्मेशन नेटवर्क को एज ए इनपुट दे रहे हैं उससे बेहतर एक्शन रिकग्निशन हो रही है। इंपॉर्टेंट बात समझ आ रही है जी? अच्छा, इसी तरह से उन्होंने कहा कि अगर हम दोनों स्ट्रीम जो जैसे अभी आपको दिखाई है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको रिजल्ट ये नजर आ रहे हैं। और इसी तरह से उन्होंने कहा जी आखिर पे सिंपल आपने आउटपुट दे दी थी ना, ऐसा ना करें, आप ऐसा करें आखिर पे जो भी फीचर आए ना वो फीचर निकालें आप और एट द एंड SVM लगा दें। SVM को दोनों स्ट्रीम के फीचर एज ए इनपुट दे दें और SVM और उसे कहें तुम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करो, तो वो जो रिजल्ट देगा ना वो ये वाले रिजल्ट है। ठीक है, तो इस तरह से लोगों ने 2 स्ट्रीम नेटवर्क के हवाले से ऐसी बात की। अच्छा, जितनी बातें मैंने की हैं ये थी पिछले लेक्चर के हवाले से। अब हम आज का लेक्चर शुरू कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखें वीडियो से है ना कई एक्शन हैं जो चंद फ्रेम्स के अंदर हम जो है 5 सेकंड की मेरे पास क्लिप है उसके अंदर मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। जैसे मैं कहूँ कोई बंदा ना कोई चीज़ चोरी कर रहा है, कोई चीज़ पकड़ता है अपनी पॉकेट के अंदर डाल रहा है, तो ठीक है मैं 5 सेकंड के अंदर वाली जो है ना वीडियो जो मेरी क्लिप है उसके अंदर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मैं सर्विलेंस तो कर रहा हूँ लेकिन मैं उस पर्सन को रिकग्नाइज करना चाह रहा हूँ, उसकी डिफरेंट जो मूवमेंट है ना बिफोर कि वो जो चीज़ चुरा रहा है वो भी मैं नोट करना चाह रहा हूँ। क्या मतलब, यानी कि वो एक्शन तो ये बेसिकली यही है चोरी करना, लेकिन उससे पहले वो क्या कर रहा था, यकीनन वो इधर देख रहा होगा, कोई शख्स तो नहीं मुझे देख रहा, यकीनन वो ये देख रहा होगा कोई कैमरा तो नहीं मुझे देख रहा, और उसके बाद फिर चीज़ छुड़ाई। तो कहने का मतलब क्या है, वो 5 सेकंड वाला इवेंट नहीं है, वो शायद 1 मिनट या 1 मिनट से भी ज़्यादा वाला सेकंड है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जब हमारी वीडियो इनपुट का साइज़, हमारे वीडियो क्लिप का साइज़ बड़ा हो जाए तो फिर क्या हमारे ये नेटवर्क काम करेंगे, यानी कि ये वाला एक्शन रिकग्नाइज करके देंगे? तो उसका आंसर है नो। ठीक है, तो ये नेटवर्क नहीं करे, तो फिर क्या करें आप, इसका कोई बेहतर वेरिएंट ले लें। तो बेहतर वेरिएंट क्या है, वो आप जो पढ़ चुके हैं पहले, वो क्या है जी, LSTM को यूज़ कर लें। कैसे करके यूज़ करें ये देखें ज़रा। ये आप इनपुट फ्रेम देंगे यहाँ पे, ये फ्रेम, ठीक है, टाइम वाइज फ्रेम आते जा रहे हैं, फीचर एक्सेप्ट करेंगे कौन से वाले नेटवर्क को यूज़ करके, चाहे 2D यूज़ कर लें चाहे 3D यूज़ कर लें, फीचर एक्सेप्ट करें, वो फीचर इनपुट दें किसको, ये रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को, LSTM को दे दें। वो बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले दे रहे थे, आप इनपुट देते हैं, उसके बाद इनके हर इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग 2 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे थे ना, याद है ना, हिडन HTI, वहाँ पे क्या हो रहा है जी, 10H हम कंप्यूट करते थे। ठीक है, मतलब क्या, यहाँ से जो भी इनपुट आ रही है ये U है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीछे से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे T, मैं यहाँ पे दरमियान में करके अगर आपको दिखा दूँ, फॉर एग्जाम्पल इस वाली टाइम स्टार्ट के अंदर ये H1 है, यहाँ से इनपुट क्या आई, ये X, फॉर जो भी फीचर है इसे मैं X2 कह देता हूँ। ठीक है, ये जो मेरे फीचर निकले उनमें नाम पे क्या दे दिया, जो इसने आउटपुट दिया उसे X2 कह दिया। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और इसका वेट्स हमने कहा फॉर एग्जाम्पल इसके वेट्स है U, इसके वेट्स है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेट्स है W। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने क्या किया था जी, U, हाँ जी, W मल्टीप्लाई बाय H1, ये मैट्रिक्स है, ये भी इनपुट वेक्टर है। ठीक है, ये वेक्टर है, ये मैट्रिक्स है, वेक्टर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हमने ये बात की थी, इंपॉर्टेंट और बात, ये जो फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क है इसके अंदर जो है लेयर्स, कॉन्वोल्यूशन लेयर्स नहीं, इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली, ये फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स हैं, जस्ट लाइक दैट, जैसे न्यूरल नेटवर्क के अंदर होती है। ठीक है, तो ये इसको मल्टीप्लाई प्लस, हाँ जी प्लस जी शाबाश, U इंटू X2, और इसके पास बाइस की टर्म भी ऐड कर देंगे। तो ये ऑपरेशन बेसिकली हिडन, और इस तरह से ये हिडन लेयर के लिए, अगली के लिए, यानी कि ये H2 आउटपुट प्रोड्यूस करवाने के लिए, लेकिन यहाँ से मैं अगर Y2 भी प्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ तो हमने कहा हाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई और वेट होगा। ठीक है, जैसे हमने रखा था V है कि V मल्टीप्लाई बाय जी, V मल्टीप्लाई बाय H2। ठीक है, सही है, H2, और इसके साथ कोई बाइस ऐड कर दें और इसके ऊपर कोई भी एक्टिवेशन जो है वो अप्लाई कर दें, तो ये मेरी आउटपुट क्या होगी, Y2 होगी। तो ये सारा कुछ मैंने आपको इस वाले यूनिट के लिए आपको दिखाया। ठीक है, तो ये हमने पहले कर चुके हैं, तो यही सारी बातें यहाँ पे हैं। अच्छा जी,
तो इस वाले आर्किटेक्चर को हम यूज़ करके देखें वो सारा कुछ अचीव कर सकते हैं जो पहले हम कर रहे थे। आप चाहें तो वन टू मैनी आर्किटेक्चर बना सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस आपने बहुत सारे फ्रेम्स दिए और एट द एंड एक आउटपुट लेना चाह रहे हैं कि क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो वन टू मैनी, और इसी तरह से अगर आप चाहते हैं मैनी टू मैनी ऑपरेशन के हर फ्रेम की कॉरस्पॉन्डिंग मैं चाहता हूं कोई ऑब्जेक्ट कहाँ करके है और क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसे मैं लोकेट कर दूं, तो अगेन मैं ये भी कर सकता हूँ मैनी टू मैनी ऑपरेशन, मैनी टू मैनी इस नेटवर्क को बना के, जैसे जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने ये आउटपुट लिख ली है, ठीक है। अच्छा जी, इसके दो पेपर थे, ये एक पुराना पेपर था, उसके बाद लोगों ने और काम किया। ये पहले पेपर था 2011 पे, फिर 2015 पे, जो LSTM और कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क को यूज़ कर रहे थे। अच्छा जी, इसके बाद स्टिल अच्छा इसके अंदर ना इस आर्किटेक्चर के अंदर लोगों ने एक ट्रिक भी यूज़ किया कि मैंने वेट्स अपडेट करने हैं ना, ग्रेडियंट्स कंप्यूट करने हैं। उन्होंने कहा LSTM के कॉरस्पॉन्डिंग तो वेट्स आप कंप्यूट करें, रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क के कॉरस्पॉन्डिंग तो वेट्स कंप्यूट करें, लेकिन जो आपका कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेट्स कंप्यूट ना करें। क्या मतलब, ये ना कोई प्री ट्रेन मॉडल ले लें जो फीचर एक्सट्रैक्ट करके आपको दे, क्या मतलब उसको ट्रेन करने की जरूरत ना पड़े, तो जस्ट उसे ही आप यूज़ कर लें। तो ये लोगों ने किया। अच्छा जी, दोबारा से एक और अगली बात, अब यहाँ पे बेसिकली दो डिफरेंट तरह के आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं, एक कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क है, दूसरा रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क है। लोगों ने क्या कहा, क्या हम दोनों को मर्ज कर सकते हैं? क्या मतलब, लोकल टेम्पोरल स्ट्रक्चर्स लर्न कर रहे हैं हम किसके साथ, CN के साथ ना, 2D या 3D CN के साथ, और इसी तरह से रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क के साथ हम ग्लोबल जो चेंज है उसे देख रहे हैं। उन्होंने कहा दोनों को मर्ज कर सकते हैं और एक आर्किटेक्चर बना सकते हैं। तो उसका आइडिया, हाँ जी, वो कौन सा आइडिया है, कॉन्वोल्यूशनल रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क। वो कैसे करके उसको कॉपी कैसे किया उन्होंने, किस आइडिया से किया? वो आइडिया था मल्टी लेयर RNN का। अच्छा, लास्ट टाइम हम RNN को डिस्कस तो किया, लेकिन हमने कहा उसकी एक लेयर के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया, लेकिन अगर आप चाहें ना उसकी डेप्थ बढ़ाना RNN की, तो बढ़ा सकते हैं। यहाँ जस्ट एक लेंथ, एक उसकी हाइट थी, यहाँ अगर मल्टीपल लेयर ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लोगों ने इस वाले आइडिया को यूज़ किया किसके लिए, रेकरेंट कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के लिए। वो कैसे करके मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे बेसिकली देखिए लोगों ने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट बात कि जितना भी देखें जरा दोबारा से पिछले आर्किटेक्चर से यहाँ पे क्या फ़र्क है, हर जगह पे जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना, ये जो एक्शन परफॉर्म, दिस इज अ कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशन, दिस इज नॉट सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जैसे यहाँ यानी कि जो पहले हमको बताया जैसे न्यूरल नेटवर्क के अंदर हो रहा है कि कोई भी मैं Z वैल्यू कंप्यूट करना चाह रहा था तो मैं W को X के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, लेकिन कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क के अंदर हम क्या करते हैं, कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करते थे मैट्रिक्स का इनपुट वॉल्यूम के साथ, या इनपुट जो भी थी हमारे पास, ठीक है। याद है ना, जिससे फायदे क्या होते थे, फायदे मैं लेटर ऑन भी बताता हूँ। फायदे वही कि हमें कम नंबर ऑफ पैरामीटर चाहिए होंगे, ओवरफिटिंग नहीं होगी, वेट शेयरिंग होगी, इस तरह की चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो अगेन यहाँ पे देखें, ये है जी आर्किटेक्चर, मल्टीपल कॉन्वोल्यूशन लेयर्स हैं, इनको यूज़ किया जा रहा है, हर इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीपल लेयर्स हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन कैसे होगा, वेरी सिंपल आइडिया, वही उस तरह से वेट शेयर है। जैसे मैं ये कहूँ, जैसे मैं आपको एक जगह पे दिखाता हूँ, दिस इज अ रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क, अब जरा देखें इसके ऊपर कोई एक कंपटीशन कैसे हो रही है जी, शाबाश। यहाँ पे देखें, ये अगेन वेट शेयर नजर आ रहे हैं आपको, पहले भी वेट शेयर थे। यहाँ पे हर जो वेट है ना उसका नाम क्या है, U0 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 U, यहाँ पे कोई वेट्स, ठीक है। U1 एक लेयर के कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी वेट्स हैं शेयर्ड है, जैसे पहले हम देख चुके हैं, एक लेयर वाला जो रेकरेंट नेटवर्क उसके किस तरह में देख लिया। इसी तरह से ये देखें जरा, ना सिर्फ U शेयर है, जैसे U शेयर है, U शेयर, इसी तरह से W भी शेयर है। देखें जरा, ये मैं पहली लेयर की बात कर रहा हूँ, सॉरी दूसरी लेयर की बात, यहाँ W1 है, यहाँ भी W1 है, यहाँ W, अगली लेयर पे क्या होगा, W2 W2 W2, ठीक है। उसी तरह से अब मैं फॉर एग्जांपल आपको कहूँ, इस लेयर के लिए इस इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि ये मेरा फ्रेम इनपुट हुआ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस वाली लेयर के ऊपर क्या कंप्यूटेशन हुई हिडन लेयर के लिए, तो वो कंप्यूट करके दो, उसके लिए ये फॉर्मेशन है। देखिए ये जनरल फॉर्मेशन जो पहले हमने लिखी है, इसके अंदर बेसिकली जस्ट लेयर वाला एस्पेक्ट ऐड हो रहा है और कुछ भी नहीं है। टाइम वाला तो पहले था ही, लेयर वाला आइडिया जस्ट याद हो रहा है। क्या मतलब, L कौन सी लेयर पे किस टाइम पे, मैं कहता हूँ ये सेकंड लेयर है, और कौन से टाइम पे, टाइम, ये कौन सा टाइम है, टाइम 3,
हाँ जी, W1 ये इनपुट आ गई, H देख रहा, H कौन सा वाला इंपॉर्टेंट बात जो पहले हो रहा था, पिछली लेयर का इसी लेयर के लेवल पे पिछली जो प्रीवियस टाइम स्टैम्प है उनकी इनपुट जो पहले हम कर रहे थे वही है, जिस लेयर वाला एस्पेक्ट ऐड हुआ है प्लस। हाँ जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, U1 जैसे पहले U1 था, कहाँ से फीचर आ रहे हैं, प्रीवियस लेयर से आ रहे हैं, किस टाइम पे, इसी टाइम पे, ठीक है, इसी टाइम पे प्रीवियस लेयर। तो ये जस्ट आप देखें, अगर मैं यहाँ पे दिखा सकूँ तो आपको समझ आ रही है, तो बिल्कुल ऐसे ही है, ये तो कोई चेंज नहीं है, जस्ट लेयर्स ऐड हुई हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। प्लीज इसको याद रखिए, अगले क्विज के अंदर मैं ये चीज़ आपसे जरूर पूछूंगा, ठीक है। अच्छा जी, दोबारा से कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के अंदर ये नॉर्मल कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क के ऑपरेशन है, और अगर मैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के साथ दिखाऊं तो ये वही ऑपरेशन जो मैं बार बार वहां बता दूंगा, जस्ट इसकी रेपिटेशन है, इस वजह से इसे मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। और दोबारा से कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क किस तरह से बेहतर है, ये पुरानी स्लाइड मैंने जो हमारे डीप लर्निंग कोर्स के अंदर पढ़ा ना बात, कि मैं फॉर एग्जाम्पल इस वॉल्यूम से ये वॉल्यूम जनरेट करना चाह रहा हूँ, अगर मैं कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन यूज करता हूँ तो मुझे सिर्फ इतने नंबर ऑफ पैरामीटर चाहिए, लेकिन अगर मैं इस वॉल्यूम को से इसी वॉल्यूम बनाना चाह रहा हूँ और फुली कनेक्टेड लेयर यूज करना चाह रहा हूँ तो ये देखिए इतने नंबर ऑफ पैरामीटर चाहिए, ये बातें हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो जस्ट टू रिकैप कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के अंदर कम नंबर ऑफ पैरामीटर चाहिए एज कंपेयर टू CNN प्लस LSTM, ठीक है। तो ये बेहतर आर्किटेक्चर है। अच्छा जी, यहाँ बातें कर ली हमने दो तरह के आर्किटेक्चर, जिसके अंदर हम लॉन्ग टर्म टेम्परल स्ट्रक्चर को जो है वो लर्न कर रहे थे, मॉडल कर रहे थे, लेकिन इसके साथ मसला क्या है, यहाँ पैरेलल कंप्यूटेशन वाला मामला, पैरेललिज्म का मामला, यहाँ पर चीज़ें सीक्वेंस के अंदर हो रही हैं, ठीक है। तो आइडिया यह है क्या इससे बेहतर कोई आर्किटेक्चर है जिसके अंदर हम कंप्यूटेशन पैरेलल करें, तो उसके लिए आइडिया है, उसके लिए आर्किटेक्चर है जिसका नाम है स्पेशल टेम्परल सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म या मॉडल, जिसका नाम बेसिकली, जिसके अंदर बेसिकली कौन सी ब्लॉक्स यूज किए जा रहे हैं, जिनका नाम है नॉन लोकल ब्लॉक, ठीक है। ये नॉन लोकल ब्लॉक्स हैं क्या, इसके अंदर बेसिकली अटेंशन मैकेनिज्म जो है वो अप्लाई हो रहा है। अब अटेंशन मैकेनिज्म क्या है, इंशाल्लाह ये मैं आपको अगले क्लास के अंदर जब हम ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो वहाँ मैं आपको डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, बस दोबारा से एक अभी तक क्या देखा है कि बड़े सारे आर्किटेक्चर हमने देखिए, हर आर्किटेक्चर के अंदर CNN तो यूज़ हो रहा है, वो 2D है या 3D है। तो लोगों ने कहा कि 3D आर्किटेक्चर जो है ना, हम बनाने का एक नया तरीका अगर अपनाते हैं, वो क्या है कि पहले से जितने भी कोई भी मैच्योर आर्किटेक्चर है, वो रेजनेट है, इंसेप्शन नेट है, उसको आप लें, उसे फुला दें, क्या मतलब, उसकी 3D डिमेंशन उसके अंदर ऐड कर दें, बस और कुछ नहीं आपने करना। यानी एक नेटवर्क है, रेजनेट है फॉर एग्जाम्पल, जी इंस्पेक्शन नेटवर्क है, वो उसे इमेजेस पे आपने ट्रेन किया हुआ था, अब आप उसे वीडियो पे ट्रेन करना चाहते तो क्या करें, आप उसी एक डिमेंशन बढ़ा दें, क्या मतलब, उसके अंदर जो जितने भी कर्नल थे ना 2x2 डिमेंशन के, उसे अब क्या कर दें, उसे 3 डिमेंशनल बना दें। पहले 2 डिमेंशनल था, अब 3 डिमेंशनल बना दें, बस ये आपने करना है। ऐसा करने से बेसिकली क्या होगा, जैसे मैं आपको एक इंस्पेक्शन नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में आपको दिखा देता हूँ, ये आर्किटेक्चर देखें, उसका इंस्पेक्शन ब्लॉक जिसके अंदर हर जगह पे जो कर्नल है ना, उसकी डिमेंशन क्या है, 2D है, उसको लोगों ने क्या किया, ये 3D बनाया। ये समझ आ रही बात, जस्ट उसे फुला दी, एक डिमेंशन उसके अंदर ऐड कर दी, तो इस वजह से इसका नाम क्या है, इन्फ्लेटेड 2D नेटवर्क टू 3D, जिसका नाम I3D रख दिया, ठीक है। ये बात आ गई। और उसके अंदर देखें जरा, इसको इनिशियलाइज करने का बड़ा ही आसान तरीका कार। अब कहते हैं ये एक फॉर एग्जांपल इमेज नेट पे ट्रेन था कोई मॉडल, अब उसके लिए कर्नल 3D कैसे इनिशियलाइज करें, उन्हें कोई मसला ही नहीं है। 2D वेट्स तो पढ़े थे ना, एक नई तीसरी डिमेंशन ऐड हुई है ना, तीसरी डिमेंशन के अंदर वो 2D के जो भी कर्नल के चैनल्स है ना, उसे ही कॉपी कर दें, जितने भी उसकी डिमेंशन आपने कर्नल की रखी है उसको कॉपी कर दें। ऐसा करने से बेसिकली क्या होगा, वो 3D जो कर्नल है ना, उसे आपने इनिशियलाइज कर लें, उसके जितने भी चैनल्स हैं सभी पे वो वेट्स कॉपी कर दें और उसे एवरेज ले लें। एवरेज लेने के बाद अगर आप उसी वीडियो को ना, वो जो इमेज, इस वाले इमेज पे आपने ट्रेन किया था, फॉर एग्जाम्पल इमेज नेट का एक ही ट्रेन, इसी तरह का फ्रेम है, उसी पे इस वाले मॉडल को आप ट्रेन करेंगे ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देखेंगे बिल्कुल वो आउटपुट जो आएगी ना, वो कांस्टेंट सी आउटपुट आएगी, सिमिलर तरह की आउटपुट आपको आएगी। मैं बात क्या कह रहा हूँ, इस बात को मैं दोबारा से बताता हूँ, लेकिन पहले ये जरा देखो मैंने क्या है। मैंने ये आपको बताया है कि 3D कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क से बेहतर है I3D कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क का आर्किटेक्चर को यूज़ कर लें। इसके अंदर क्या फ़ायदे हैं कि आप एग्जिस्टिंग 2D कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क
को लेंगे, नेटवर्क को लेंगे जिसके कर्नल का साइज़ 2x2 है, उससे 3D कर्नल बना लें और वेट्स को कॉपी कर लें, ठीक है। अच्छा, ये नेटवर्क की डेप्थ ज़्यादा है, जैसे रेसनेट की मैं बात करूँ तो 150 समथिंग आर्किटेक्चर डेप्थ आप बना सकते हैं। इंसेप्शन नेटवर्क का अगेन उसकी डेप्थ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 3CD नेटवर्क। इसके अंदर याद है नंबर ऑफ लेयर सिर्फ 8 थी, ये ज़्यादा हो गई। अच्छा, और फिर क्या है, इसे आप स्क्रैच से ट्रेन करते थे, यहाँ पे कोई स्क्रैच से ट्रेन करने की बात नहीं है, जस्ट वेट्स को कॉपी कर लें 3 डायमेंशन के अंदर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप जो है प्री ट्रेंड जो पहले से वेट्स हैं उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। और क्या फ़ायदा है, अगर डेप्थ ज़्यादा है और जो पुराने वेट्स यूज़ कर रहे हैं आप स्क्रैच से ट्रेनिंग नहीं कर रहे, तो यकीनन आपके पास बेहतर रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो लोगों ने फिर ये देखे रिजल्ट, ठीक है, जैसे आपको यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। तो आप देखा ना, लोगों ने अच्छा इन्फ्लेटेड CNN को ऐसे ही नहीं यूज़ किया, 2 स्ट्रीम नेटवर्क बना के यूज़ किया। क्या मतलब, एक स्ट्रीम के साइड पे जो था स्पेशल लर्निंग हो रही, दूसरी स्ट्रीम के अंदर टेम्परल या जो मोशन थी उसे लर्न कर रहे थे। तो उस तरह से लोगों ने ये रिजल्ट देखे, जैसे आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ट्रेन फ्रॉम स्क्रैच, यहाँ से मुराद ये है स्क्रैच से ट्रेनिंग करना, और यहाँ से मुराद पहले से इमेज नेट पे ट्रेंड है उसे फाइन ट्यून किया वीडियोस के लिए। तो ये रिजल्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसका आखिरी एक आर्किटेक्चर में, बस बाहर लोग खड़े हैं, बस ख़त्म करने लगा हूँ। इन्फ्लेटेड नेटवर्क को हमने बहुत ज़्यादा देखा, हर जगह ही 2 स्ट्रीम नेटवर्क को बहुत ज़्यादा देखा। उन्होंने कहा जी क्या कोई इससे बेहतर कोई वेरिएंट हो सकता है, 2 स्ट्रीम से हो, लेकिन हमें कोई थर्ड पार्टी एल्गोरिदम, थर्ड जो एल्गोरिदम है ना, कन्वेंशनल नेटवर्क के अलावा यूज़ ना करना पड़े। तो आइडिया था, हाँ जी है। तो आइडिया क्या है, स्लो फास्ट नेटवर्क है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, और ये 2019 का पेपर है, और ये ना सिर्फ फेस को मोशन को रिकग्नाइज कर रहा है, एक्शन को भी जो है वो डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये नेटवर्क करता है। इसका लिंक मैं ये जैसे आपको शेयर किया है, आप यहाँ पे इस नेटवर्क की डेमो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जी, यहाँ से बात शुरू करेंगे सर आगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।